आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो कि समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक सभी प्रश्न क्लियर होंगे। मार्शल योजना, पहली जो हमारी योजना है वो है मार्शल योजना। मार्शल योजना का संबंध है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए या पुनर्गठित करने के लिए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उन देशों को पुनः खड़ा करने के लिए मार्शल एक अमेरिकी विदेश मंत्री थे, उनके नाम पे रखी गई इस योजना का नाम है और इसको जाना जाता है मार्शल योजना के नाम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। मुक्त द्वार की नीति ये दिसंबर 1978 में चलाई गई और ये चलाई गई चीन के नेता थे देंग शियांगपिंग, उनके द्वारा मुक्त द्वार की नीति, जिसके पश्चात चीन ने बहुत ज़्यादा प्रगति की, यानी अद्भुत प्रगति की थी और आगामी वर्षों में चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये चीन की जो नीति थी वो थी मुक्त द्वार की नीति। नेक्स्ट है मैस्ट्रिच संधि, और मैस्ट्रिच संधि का संबंध है वो है यूरोपीय संघ से। ये संधि 1992 में हुई थी और इस संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। तो इस संधि का नाम है मैस्ट्रिच संधि। नेक्स्ट जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ क्या है ये देख लेते हैं हम पहले। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जिसका आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक, सैनिक रूप से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोपीय संघ में पुराने और नए दो प्रकार के देश हैं। तो पुराने देशों में जब हम बात करें तो आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, माल्टा, फिनलैंड और ग्रीस, ये थे। यूरोपीय संघ के नए सदस्य बने वो 90 के बाद बने, जब सोवियत संघ विघटित हुआ और सोवियत संघ के पड़ोसी जो राज्य थे जो कभी सोवियत संघ में शामिल थे, 15 राज्य सोवियत संघ के ग्रुप में थे, तो वो राज्य अलग हुए तो इसमें शामिल हो गए यूरोपीय संघ में और नाटो में। नाटो क्या है, शीत युद्ध क्या है, सोवियत जो द्विध्रुवीयता है उसका अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, ये बड़ी सरल भाषा में पहले वीडियो डाला जा चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा है, आप चैनल पे नए हैं तो वहाँ ज़रूर विजिट करें, पहले उसको देख लें। नए सदस्यों में जब हम बात करें जो कि यूरोप में सोवियत संघ से ही अलग हुए थे, वो देश थे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोनिया और साइप्रस। ये देश थे जो बाद में जुड़े थे, तो ये नए यूरोपीय संघ के सदस्य कहलाते हैं। अब जब हम यूरोपीय संघ के बाद दूसरा जो अपना संगठन है, ग्रुप है, वो है आसियान। और आसियान को जानते हैं हम दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के रूप में। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसको जाना जाता है आसियान के नाम से। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। आसियान के वर्तमान जो सदस्य हैं उनकी संख्या 10 है, 10 सदस्य हैं भी इसमें। आसियान शैली किसे कहते हैं ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि आसियान शैली आखिर क्या है। तो आसियान शैली को जाना जाता है आसियान देशों का जो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक जो मेल मिलाप की नीति है, उसको आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। पूर्व की ओर देखो नीति क्या है, पूर्व की ओर देखो नीति किसके द्वारा चलाई गई और ये क्या है। तो इसकी बात करें तो 1991 के बाद भारत के द्वारा चलाई हुई एक नीति है, विदेश नीति है। भारत की एक विदेश नीति है
जो पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़ने के लिए भारत के द्वारा शुरू की गई थी। आसियान देश ही आप ध्यान रखें, आसियान देशों के साथ जुड़ने के लिए। और इस नीति का संबंध है वो है आर्थिक तरक्की करना। भारत ने अपनी आर्थिक तरक्की के लिए पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनसे जुड़ने के लिए एक नीति शुरू की थी, उसका नाम है पूर्व की ओर देखो नीति। और अब इस नीति का नाम नरेंद्र मोदी के समय 2014 में बदल दिया गया है। तो बढ़ते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको देख लेते हैं, जिनमें नाम है मार्गरेट थैचर, जिनका संबंध ब्रिटेन से है। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। चाउ एंड लाई, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने 1983 में कृषि, उद्योग, सेना और विशाल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का रास्ता अपनाया था। तो चाउ लाई इसलिए प्रसिद्ध हुए। उसी दौर में एक और नेता प्रसिद्ध हुए, वो थे देंग सियोपिंग, चीनी नेता, जिन्होंने सन 1978 में चीन में आर्थिक सुधार एवं खुले द्वार की नीति अपनाई। और एक भारतीय प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे, जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया। अब हम इस चैप्टर को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी बात इस चैप्टर में हम करेंगे, उसका नाम है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे, ये सब यहाँ क्लियर हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के टूटने के पश्चात यूरोपीय संघ एशिया में दक्षिणी पूर्व राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय एक मजबूत शक्ति के रूप में होता है। दूसरा विश्व युद्ध या द्विध्रुवीय व्यवस्था, दूसरा विश्व युद्ध ने द्विध्रुवीय व्यवस्था, जिसमें एक ध्रुव अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, दूसरे ध्रुव के जैसे सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यूरोपीय संघ और दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों में आसियान एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरते हैं। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होते हुए देख लिया था। 1945 के पश्चात शीत युद्ध से यूरोपीय देशों के आपसी संबंधों में मधुरता आ गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए एक सराहनीय प्रयास किया था, जिसको हमने देख लिया मार्शल योजना के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। तो नाटो, जिसका पहले हम विश्लेषण कर चुके हैं, यहाँ और देख लेते हैं थोड़ा। नाटो का अर्थ है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये अमेरिका का एक सैनिक संगठन था, अमेरिका के नेतृत्व वाले देशों का। उस समय इसमें 12 देश थे, वर्तमान में इसमें 30 देश हैं नाटो में। और शीत युद्ध और जो द्विध्रुवीयता का अंत है, उस चैप्टर को हमने कोरिलेट किया है करंट से। जो वर्तमान में नाटो के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसकी बारे में हमने रूस और जो यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको भी देखा। अब हम देखते हैं कि नाटो है वो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सिद्धांत पे काम करता है। तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था सिद्धांत क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का मतलब है कि एक की सुरक्षा सबकी सुरक्षा, एक पे हमला सब पे हमला। इस सिद्धांत पे ये देश काम करते हैं, ये संगठन है काम करता है। सन 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना हुई थी। इस संगठन के माध्यम से ही पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सन 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? तो 1949 में। यूरोप के जो पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था थी, उनके आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ रही थी। सन 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई और विभिन्न घटनाक्रम के बाद अंततः 1952 में यूरोपीय संघ बना दिया गया, यानी यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। यूरोपीय संघ के समान विदेश नीति है, सुरक्षा नीति भी समान है, आंतरिक मामले और न्याय संबंधी मुद्दे में भी इनका सहयोग है। इनकी एक समान मुद्रा है जिसका नाम यूरो है, मुद्रा का नाम यूरो है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम।
इनका अपना एक झंडा है। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इनका क्या नहीं है, तो झंडा एक है, गान भी एक है, स्थापना दिवस भी एक है और इनकी मुद्रा भी एक है। इनका संविधान अब तक नहीं बन पाया। तो ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो गए। यूरोपीय संघ का सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक एवं सैनिक प्रभाव बहुत अधिक है विश्व के देशों पे। इनकी विश्व व्यापार में अमेरिका के से 3 गुना अधिक हिस्सेदारी है। इस कारण व्यापारिक विवादों में ये अमेरिका तथा चीन से पूरी तरह दोस्त दिखाता है उनके साथ ही। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य जो कि ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रहे हैं। सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तो ये हमारा क्लियर हो रहा है कि यूरोपीय संघ है उसका विश्व में किस प्रकार का प्रभाव है, ये कितना बड़ा संगठन है। इसका कुल रक्षा बजट है वो अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु हथियारों से लैस हैं, यानी परमाणु शक्ति संपन्न है और जिनकी अनुमानित संख्या है वो 550। अब जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो आसियान कहलाता है। और आसियान में हमने देख लिया कि 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। तो आसियान की स्थापना के समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये देश थे, 5 देश थे उस समय। अब वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है और बैकॉक घोषणा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन आसियान। तो क्या प्रश्न उठता है कि क्या भारत आसियान का सदस्य है? भारत का पड़ोसी संगठन है, लेकिन क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? तो भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। ये दक्षिणी एशिया का हिस्सा है भारत, लेकिन आसियान का हिस्सा नहीं है। आसियान देशों का पड़ोसी देश जरूर है भारत, इसलिए भारत के पूर्ववर्ती जो राज्य हैं वो आसियान के निकट हैं। उत्तर पूर्व के जो स्टेट हैं वो आसियान के नज़दीक हैं। तो आसियान से जुड़ने के लिए भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति शुरू की थी, जिसको 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा थोड़ा संशोधन किया गया है। दक्षिणी पूर्व एशियाई संगठन आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तीव्र करना है और इसके अध्यक्ष इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। आसियान ने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक जो मेल मिलाप का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये आसियान की शैली कहलाता है। तो आसियान वे क्या है? तो आसियान की अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक जो शैली है, मेल मिलाप वाली शैली है, उसी को आसियान वे के नाम से जानते हैं। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ आसियान की सुरक्षा समुदाय, आसियान का आर्थिक समुदाय, आसियान का सांस्कृतिक समुदाय। आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में समन्वय स्थापित करने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1994 में ARF की स्थापना की थी, आसियान रीजनल फोरम, ARF। आसियान ने टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति के तहत कंबोडिया के टकराव को खत्म कर दिया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए सन 1999 से नियमित रूप से सालाना बैठक का आयोजन शुरुआत की गई। भारत ने आसियान सदस्यों जिनमें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत का है। आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था है वो 2010 से लागू हुई है। आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय मंच है जो एशियाई देशों और शक्तियों का राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी मामलों में चर्चा करने के लिए एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। अब आसियान देशों के आसपास और भारत का पड़ोसी देश है चीन। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ी, इतना मजबूत आर्थिक ताकत वाला देश कैसे बना, इसके बारे में हम देखते हैं। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर बहुत अधिक नाटकीय प्रभाव डाला है। 1949 में माओ के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिससे जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में हुई। और प्रारंभ में चीन की अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत मॉडल पे थी, सोवियत प्रणाली पे।
सोवियत प्रणाली की बात हम पहले कर चुके हैं। सोवियत प्रणाली का मतलब है कि एक पार्टी का शासन और जिसमें उत्पादन और वितरण की जो प्रणाली है वो पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में हो, उसे कहते हैं सोवियत प्रणाली। 1972 में चीन ने अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास तोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध स्थापित हुए। 1978 में चीन के नेता थे देंग सियोंगपेंग। इन्होंने ओपन डोर यानी मुक्त व्यापार की नीति अपनाई तो चीन में और भी ज़्यादा जो आर्थिक ताकत थी उसकी बढ़ती चली गई। तीव्र गति से आर्थिक ताकत बनता चला गया। चीन के शॉक थेरेपी को अपनाने के स्थान पे जैसे सोवियत संघ से अलग हुए देशों ने शॉक थेरेपी अपनाई थी 1990 में। शॉक थेरेपी पिछले चैप्टर में बताई जा चुकी है। तो शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये एक आर्थिक मॉडल था जो उन देशों के लिए अपनाया था जो कभी सोवियत संघ के साथ थे, उनका आर्थिक विकास करने के लिए। लेकिन ये सही साबित नहीं हुई। अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से विकास किया तो चीन ने अपनी अलग नीति अपनाई। चीन ने सन 1982 में खेती का निजीकरण किया। निजीकरण का अर्थ होता है कि जब सरकार ज़्यादातर उद्योग निजी हाथों में दे दे, और सार्वजनिकरण का मतलब होता है ज़्यादातर उद्योग हैं वो सरकार अपने हाथ में ले ले। 1988 में 98 में उद्योगों का निजीकरण किया। पहले खेती का किया, फिर उद्योगों का किया। नई आर्थिक नीतियों के माध्यम से चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभारने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई। चीन में कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पाद और ग्रामीण आय में वृद्धि हो गई। चीन में सन 2001 से विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा हुआ है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया, यानी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण कर दिया। आज चीन क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। भारत चीन के संबंध, तो ये एक आर्थिक ताकत के रूप में है, तो क्या भारत पे इसके संबंधों का असर पड़ा है? तो भारत चीन पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले एशिया की बड़ी शक्तियां थी दोनों ही। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 में। उसके पश्चात से 1976 तक भारत और चीन के मध्य कोई कूटनीतिक संबंध नहीं जुड़े। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत और चीन के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव आए। भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, उदारीकरण को अपनाया। दिसंबर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और भारत चीन संबंधों में सुधार के प्रयास किए। परिवहन संचार मार्गों में वृद्धि, समान आर्थिक हितें, समान वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के मध्य संबंधों को और अधिक सकारात्मक और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन के खतरे से मद्देनजर उचित ठहराया था, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 में किया पहली बार, फिर 1998 में किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय, देश के प्रधानमंत्री थे उस समय वाजपेयी जी, उनके समय। तो कुछ लोगों ने चीन के खतरे को देखते हुए, क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी देश है और उसकी नीयत में खोट रहता है, इसलिए एक साम्राज्यवादी इसकी नीयत है, तो भारत चीन के खतरे को देखते हुए सही ठहराया गया था। इससे भी दोनों देशों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में कोरियाई प्रायद्वीप का दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के 38वें समांतर रेखा से विभाजन हुआ। दोनों कोरिया 17 सितंबर 1991 से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने हुए हैं। जापान और संयुक्त राष्ट्र संघ। जापान विश्व का एकमात्र देश है जिसे परमाणु बम की विभीषिका का सामना करना पड़ा था। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा और नागासाकी शहर। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के अंशदान में भी ज़्यादा योगदान देने वाला है देश, दूसरे नंबर पे है जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में इसका अंश 10%। अब हम यूरोपीय संघ में कुछ फैक्ट और जोड़ने का प्रयास करेंगे। यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण से तीन सन हैं 2012, 2013, 2013 और 2016।
2012 में क्या हुआ, यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 13 में इसका 28वां सदस्य जुड़ा था और उस देश का नाम था, वो था क्रोएशिया। तो क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना था। 2016 में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर होने के लिए जनमत संग्रह करवाया। तो इस तरीके से यूरोपीय संघ का घटनाक्रम हमने समझा। दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का आसियान के बारे में विस्तार से समझा। मुझे उम्मीद है कि आपके ज़्यादातर फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा ये 4 नंबर का चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इस अध्याय में सभी महत्वपूर्ण MCQ, टॉप MCQ देखने के लिए आप इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं MCQ वाले, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विजिट करेंगे तो वहाँ इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें, उसमें इसकी PDF मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ।